आज हम पढ़ेंगे दो ध्रुवीयता का अंत। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से शीत युद्ध चल रहा था, उस टाइम दो ध्रुव बन गए थे। अब पढ़ेंगे कि दो ध्रुव में से एक ध्रुव खत्म हो गया और शीत युद्ध भी खत्म हो गया। शीत युद्ध चला था 1945 से 1991 तक। इसके बाद 1991 में एक ध्रुव यानी यूएसएसआर ख़त्म हो गया, कोलैप्स हो गया। कब? 26 दिसंबर 1991 को। और इसके कुछ रीज़न्स थे। सबसे बड़ा रीज़न ये था कि बर्लिन की दीवार जो शीत युद्ध का प्रतीक मानी जा रही थी, जो 1961 में बनाई गई थी, पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करने के लिए सोवियत संघ ने ही बर्लिन की दीवार बनाई थी, ताकि पूर्वी बर्लिन से कोई भी पश्चिमी बर्लिन की तरफ ना जा सके। पूर्वी बर्लिन पे यूएसएसआर का शासन था, पर ये दीवार उसी की जनता के द्वारा गिरा दी गई थी। देखो, ये जर्मनी है, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी का विभाजन किया गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसे बांट लिया गया था। ऐसे ही बर्लिन को भी बांट लिया गया। रेड वाला जो एरिया है वो यूएसएसआर के हिस्से में था, बाकी सब अमेरिका के हिस्से में, फ्रांस के हिस्से में बांट दिया था। बीच की जो लाइन गई है ना, वो है बर्लिन की दीवार, जो वहाँ की जनता द्वारा गिरा दी गई थी। बर्लिन की दीवार का गिरना ही शीत युद्ध के ख़त्म होने का एक प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यूएसएसआर का जो प्रभाव था वो बाकी देशों से ख़त्म होता जा रहा था। बात करते हैं दूसरी दुनिया की। जो यूएसएसआर यानी सोवियत संघ था, उसके साइड वाले जो देश थे वो पूर्वी यूरोप के देश कहलाते हैं। सोवियत संघ ने उन्हें फांसीवादी ताकतों से आज़ाद करवाया था, और इसलिए अपनी ही शासन व्यवस्था के अकॉर्डिंग वो देश शासन चलाते थे, इसलिए उन्हें दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है। हम एक बार यही सब एक मैप में देखेंगे कि देखो किस तरीके से ये जो लाइट पिंक कलर के देश हैं, जिसमें पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया नाम दिया है, सोवियत यूनियन के पास वाले हैं, और सोवियत यूनियन के प्रभाव वाली ही इसमें सरकार थी, यानी सोवियत गवर्नेंस ही चल रहा था, इनमें सोवियत शासन व्यवस्था ही थी। देखो, ये है फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड। ब्लू कलर में जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड है, ग्रीन कलर में जो है वो थर्ड वर्ल्ड है, और रेड कलर में जो सेकेंड वर्ल्ड है। सेकेंड वर्ल्ड जो यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के प्रभाव वाले क्षेत्र हैं वो सारे हैं, और जो तीसरी दुनिया है वो तो आपको पता ही है कि वो एशिया और अफ्रीका की तीसरी दुनिया कहते हैं। ये आपका यूएसएसआर का मैप है। इसमें रशिया आपको दिख रहा होगा रेड कलर में, बाकी जो डिफरेंट अलग अलग कंट्रीज़ हैं कलर में, वो सब इसके साथ कंबाइन होकर सोवियत संघ बनाती हैं, यानी यूएसएसआर का निर्माण करती हैं। इनके अंदर चलने वाली प्रणाली कौन सी थी? सोवियत प्रणाली। रूस में 1917 में समाजवादी क्रांति के बाद सोवियत संघ बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, और इनका विश्वास क्या था? सोवियत संघ का विश्वास क्या था कि पूंजीवादी व्यवस्था बहुत ख़राब है, निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, सब कुछ सरकार के हाथ में दे दो ताकि समानता स्थापित हो सके। और राजनीतिक प्रणाली कैसी थी? इसमें एक ही पार्टी होगी, केवल कम्युनिस्ट पार्टी होगी। और अर्थव्यवस्था कैसी होगी? योजनाबद्ध तरीके से चलेगी और राज्य द्वारा नियंत्रित होगी योजना इनकी अर्थव्यवस्था। अच्छा, सोवियत संघ के कुछ सकारात्मक बिंदु थे, कुछ अच्छाई थी उसमें। फर्स्ट पॉइंट है उसकी जो अर्थव्यवस्था थी, अमेरिका के बाद वर्ल्ड में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था थी। उन्नत संचार प्रणाली थी, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी, विशाल ऊर्जा के संसाधन थे। आपने देखा ना कितना वर्ल्ड में कितना बड़ा एरिया इस समय आता है यूएसएसआर में, तो संसाधन भी होंगे। घरेलू उपभोक्ता उद्योग यानी सुई से लेकर एरोप्लेन तक ये खुद ही बनाते थे। जनता के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित किया गया था, बिल्कुल बेरोजगारी नहीं थी, सभी काम कर रहे थे। जनता के लिए कुछ सुविधाएं दी गई थी, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बच्चों की देखभाल, ये सब। और ये सब क्या था? ये सब राज्य के कंट्रोल में होता था, ठीक है, कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं था उसमें। लेकिन कुछ दुष्प्रभाव भी थे इसके, कुछ नेगेटिविटी भी थी। नेगेटिविटी क्या थी? सब कुछ राज्य के कंट्रोल में था, यानी सरकार के कंट्रोल में था, तो नौकरशाह का शिकंजा कसता गया। नौकरशाह ना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने वाले जो लोग होते हैं। ये जो प्रणाली थी वो सत्तावादी होती गई, सिर्फ सत्ता के लिए सब कुछ करना है। नागरिकों का जीवन कठिन होता जा रहा था, क्योंकि कोई लोकतांत्रिक अधिकार नहीं थे, अभिव्यक्ति की आज़ादी भी नहीं थी कि आप कुछ बोल नहीं सकते सरकार के खिलाफ। कम्युनिस्ट पार्टी अकेली पार्टी होगी, और उसी का सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था। कोई और जो पॉलिटिकल पार्टी है वो वहाँ नहीं बना सकते, नहीं खड़ी हो सकती है। वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। रूस का प्रभुत्व था, अन्य जो जनता थी वो उपेक्षित और दमित महसूस करती थी, और साथ ही साथ हथियारों की बहुत ज़्यादा होड़ मचा रखी थी कि अमेरिका ज़्यादा बना रहा है तो हम भी उतना ही बनाएंगे। इवन अंतरिक्ष में जाने की इनकी होड़ थी कि कौन सबसे पहले सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजेगा। इन सब में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा था। ऐसे ही पैसा खर्च करने वाला एक और काम किया गया। अफ़गानिस्तान में 1979 को हस्तक्षेप किया गया, जो कि गैर ज़रूरी था। सोवियत संघ की प्रौद्योगिकी और जो बुनियादी ढांचे वाली जो चीज़ें हैं वो सब पश्चिम की तुलना में बहुत ही लो क्वालिटी की थी।
जनता की राजनीतिक आर्थिक आकांक्षा को पूरा नहीं कर पा रहे थे ये लोग, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी होती जा रही थी। फाइनली 1970 के दशक यानी 10 साल के अंतिम वर्षों में, मतलब 1978-79 के टाइम पर जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से लड़खड़ा गई और जो देश संगठित होकर खड़े थे और यूएसएसआर बना हुआ था, ये विभाजित होते चले गए, यानी अलग अलग होते चले गए। अब एक बार कहानी पढ़ते हैं, हुआ क्या था। सोवियत संघ 1970 से 1991 तक, 1970 से सबसे पहले शुरू किया था ये काम। लेनिन ने समाजवादी क्रांति करी और वो उन्होंने जार के शासन से जनता को मुक्त कराया। वही चाहते थे कि समाजवाद स्थापित हो, पूंजीवाद नहीं होना चाहिए, निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। लेकिन वो लोकतंत्र में विश्वास करते थे, तानाशाह नहीं थे। लेकिन इसके बाद, उनकी मृत्यु के बाद आए स्टालिन, ठीक है। उनकी मृत्यु हो गई थी 1924 में। तो 1924 से 1953 तक स्टालिन ने नेतृत्व किया और इनका रवैया तानाशाही रवैया था। औद्योगिकरण के पीछे भाग रहे थे, सामूहिक खेतीकरण करेंगे, सामूहिक यानी एक साथ खेती करेंगे स्टालिन। और जहाँ कहीं भी राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हुआ कि हमें अलग कर दो, अलग देश बनना, वहीं इन्होंने अपनी सेना बुलाई और उसको बलपूर्वक दबाया। पूरा इनका शासन हिटलर जैसा था, ये तानाशाह थे। इनके खिलाफ जो जाता था वो उसे जेल में बंद करवाते थे। बहुत लोगों को उन्होंने जेल में बंद करा दिया था। ऐसे ही अन्य शासक भी आए, वो भी ऐसे ही इन्हीं की तरह ही शासन व्यवस्था चलाते थे, तानाशाही वाली। लेकिन फिर आए 1985 में गोर्बाचेव। ये चाहते थे नई सुधार होना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए। तो इन्होंने राष्ट्रपति बनते ही अफ़गानिस्तान से सेना वापस बुला ली। इन्होंने कुछ सुधारवादी नीतियाँ अपनाई। इन्होंने कहा कि ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रॉइका के नाम से हम 2 नीतियाँ चलाते हैं, जिससे हम पूंजीवादी की तरह कुछ काम करेंगे, पूंजीवाद की तरह लौटेंगे और उनसे हम अपना व्यापार चलाएंगे। देखो, ये थे पूर्वी यूरोप के देश। जब इन्होंने कहा कि हम पूंजीवादी देश की तरफ लौटेंगे, तो इन्होंने सबसे पहले अपने आप को साम्यवादी शासन से मुक्त किया और अपने आप को पूंजीवादी बना दिया। ये वही देश है जिनके ऊपर यूएसएसआर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा था ताकि ये हमारे साथ मिले रहें। पर जैसे ही गोर्बाचेव आया, उन्होंने पूंजीवाद की नीति अपनानी शुरू करने की बात ही कही थी, तो इन्होंने, वहाँ की जनता ने विद्रोह शुरू कर दिया कि हमें भी पूंजीवादी शासन व्यवस्था अपनानी है। इसकी बात करते हैं बोरिस येल्त्सिन की। जब ये विरोध चल ही रहा था, तभी कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग थे ना, उन्होंने गोर्बाचेव को हटा के वहाँ पे दोबारा वही गंदा वाला तानाशाही शासन लाने की कोशिश करी। तो वहाँ पे जनता ने विरोध किया। तो उस विरोध का नेतृत्व किसने किया? येल्त्सिन ने किया। येल्त्सिन ने 1991 में जो जनता ने विरोध किया था, उसका नेतृत्व किया, लीडरशिप अपनी दी उन्होंने। और ये कहा कि हम जो हैं वो अब सोवियत संघ नहीं रहेगा, अब हम अपने अपने देश से जाने जाएंगे, बहुत हो गया, हमारी अर्थव्यवस्था पूरी बिगड़ चुकी है, तो हम इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे। देखो, ये 15 कंट्रीज़ हैं, रूस प्लस 14 कंट्रीज़, तो पूरी 15 देश थे जो यूएसएसआर यानी सोवियत संघ कहलाते थे। तो ये सभी देश 1991 के बाद अपने अपने नाम से जाने लगे, यानी अब ये सभी देश अलग हो गए। अब ये सोवियत संघ नहीं है, बल्कि अपने नाम से जाने जा रहे हैं ये सभी देश। सबसे पहले रशिया, बेलारूस और यूक्रेन गणराज्यों ने अपने आप को सोवियत संघ से अलग करके स्वतंत्र देश बनने की घोषणा कर दी। इसके बाद बाकी देशों ने भी अपने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। पर ये जो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे जो सेंट्रल एशिया के देश हैं, ये सोवियत संघ से अपने आप को अलग नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन सभी देशों के अलग होते ही इन्हें भी अलग होना पड़ा। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? क्या कारण थे उसके विघटन होने के? क्यों 15 देश वो सब अलग हो गए? तो वही होंगे जो उसके दुष्प्रभाव हमने पढ़े थे, वही इसके कारण में आएंगे कि नौकरशाह का शिकंजा कसता जा रहा था, तो जनता परेशान हो रही थी, जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं थी। कम्युनिस्ट पार्टी 70 सालों से शासन कर रही थी, लेकिन जनता को कोई जवाब नहीं दे रही थी, ना वो जनता की भलाई के लिए कुछ सोच रही थी। अगर कभी कोई बात हो भी जाती थी, बहुत कठोरता से सैनिक कार्यवाही के द्वारा जनता की आवाज़ को दबा दिया जाता था। सारा पैसा जो था वो हथियारों की होड़ में लगा रहे थे, सैनिक व्यवस्था में लगा रहे थे, या फिर पिछलकू देशों में खर्च किया जा रहा था। साथ ही साथ रूस का प्रभुत्व था, क्योंकि रूस बहुत बड़ी कंट्री है, तो बाकी जो छोटे छोटे जो 14 देश थे वो बहुत ज़्यादा उपेक्षित फील करते थे कि ना हमारी बात सुनी जाती है, ना हमारी लैंग्वेज में काम होता है, तो वो बहुत दमित महसूस करते थे। तो ये रीज़न थे कि जो सोवियत संघ है वो सोवियत संघ बन के नहीं रह सका, देश आज़ाद हो गए। कुछ अन्य कारण भी थे। पूर्वी यूरोप के जो पिछलग्गू देश थे उनके पास ज़्यादा खर्चा हो रहा था। आम जनता जान समझ गई थी कि पश्चिमी देश जो है वो ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी है। और जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर्स थे उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे जो आम जनता से
ज़्यादा थे, उन्हें अलग करते थे आम जनता से। फिर राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हो गई, संप्रभुता की भावना उत्पन्न हो रही थी इनमें, जैसे रूस में है, बाल्टिक गणराज्य, यूक्रेन, जॉर्जिया, कि हम अलग होना चाहते हैं, अपना देश हम ज़्यादा अच्छे से चलाएंगे बच्चे के सोवियत संघ के साथ रह के। उस टाइम का जो सबसे बड़ा रीज़न था वो था गोर्बाचेव की सुधारवादी नीतियाँ, जिसमें उसने ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका नाम से 2 नीतियाँ चलाई थी, जिसमें वो पश्चिमी देशों की तरफ मुड़ गए थे और उनकी तरह ही देश चला रहे थे, लोकतांत्रिक तरीके से चलाना चाहते थे और अपनी अर्थव्यवस्था को भी खोलना चाहते थे। तो जो बाकी देश थे वो इस चीज़ से नाराज़ हो गए थे। विघटन के परिणाम क्या हुए, पूरे विश्व में क्या परिणाम हुए कि अब दूसरी दुनिया का पतन हो गया, तो शीत युद्ध खत्म हो गया, हथियारों की होड़ भी खत्म हो गई। अब विश्व में 2 संभावनाएं बन गई, या तो एक ध्रुवीय विश्व बनेगा या बहुध्रुवीय, ध्रुवीय यानी पॉइंट्स, या तो सिर्फ अमेरिका या बहुत सारे ऐसे शक्ति के केंद्र बन जाएंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली अर्थव्यवस्था बन गई और जो सोवियत संघ से अलग जो नव स्वतंत्र देश थे उनकी अपनी पहचान बनी। जो छोटी छोटी 14 कंट्रीज थी अब वो अपने हिसाब से या तो नाटो में सम्मिलित होना चाहती या यूरोपियन यूनियन में रहना चाहती हैं या फिर वो रूस के साथ सम्मिलित होना चाहती हैं। अब वो अपने निर्णय खुद ले सकती हैं, यानी अब उनके ऊपर सोवियत संघ का कोई भी दबाव नहीं होगा, अपनी पहचान वो विश्व में खुद बनाएंगी। तो ये विघटन के कुछ परिणाम निकल के हमारे सामने आए थे कि किस तरीके से शीत युद्ध अब खत्म हो गया, अब केवल अमेरिका ही एकमात्र शक्ति बचा था और इसी टाइम पे विश्व बैंक और IMF जैसी 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्था उभर के हमारे सामने आई थी। और ये जितने भी छोटे छोटे देश थे जो अभी आज़ाद हुए थे, इनकी अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब हो चुकी जब सोवियत संघ नष्ट हुआ। तो शॉक थेरेपी अपनाई गई, और ये किसके कहने पे अपनाई गई थी? ये अपनाई गई थी विश्व बैंक और IMF के कहने पे। ये मॉडल उन्हीं ने दिया था क्या इसमें? मिल्कियत मतलब होता है ऑनरशिप, है ना। इसमें था कि प्राइवेटाइजेशन को, निजी स्वामित्व को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया और कहा गया कि विकास सिर्फ व्यापार से ही हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करो। और किसे अपना नेता माना? पश्चिम दुनिया के जो देश थे, वेस्टर्न कंट्रीज थी, उसे नेता की भूमिका दी गई कि तुम इन्हें बताओ कैसे अपने देश का शासन चलाना है और कैसे अपने देश का विकास करना है। यानी ये जो मॉडल था, ये पूंजीवादी किस तरीके से बनना है वो वाला मॉडल था। तो इसे शॉक थेरेपी कहा गया। शॉक थेरेपी क्यों कहा गया? क्योंकि समाजवादी व्यवस्था से शॉक लगा के लोकतांत्रिक व्यवस्था में ट्रांसफ़र होने का ये एक मॉडल था। संक्रमण मतलब ट्रांसफ़र होने का एक मॉडल था और बहुत ही कष्टप्रद था, क्योंकि ये शॉक थेरेपी नाम से बताया, शॉक दे रही है ये। तो अर्थव्यवस्था को जब शॉक दिया गया था तो आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी। सरकार जो पहले साम्यवादी समाजवादी सरकार थी, अब वो पूंजीवाद में बदल रही थी, प्राइवेटाइजेशन हो रहा था। तो जितने भी सरकारी उद्योग थे उन सबको बोलियां लगा के प्राइवेट लोगों को बेचा गया। जब वो औने पौने दामों पर बिकी थी तो सरकार को और ज़्यादा लॉस हुआ, क्योंकि जैसा सोचा गया था इस मॉडल ने वैसा काम बिल्कुल नहीं किया। परिणाम क्या हुआ? ये जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से तहस नहस हो गई। 90% उद्योग निजी कंपनियों के हाथों बेच दिए गए थे और जो बाज़ार, जो आर्थिक ढांचा था ना, वो सरकार नहीं संभाल रही थी बल्कि बाज़ार की व्यवस्था संभाल रही थी। तो इससे क्या हुआ? सारे उद्योग जो थे वो मटिया मेट हो गए, सब उद्योग सारे बिगड़ गए। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गहरा सेल का नाम दिया गया। रूस की जो मुद्रा थी रूबल, उसका मूल्य गिर गया। खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया तो खाने की चीज़ों को आयात करना पड़ा। समाज कल्याण की जो चीज़ें सरकार चलाती थी, रियायत देती थी, वो सब ख़त्म कर दी। अब वो ख़त्म कर दी तो जो गरीब था अब वो और ज़्यादा गरीब हो गया, अमीर और ज़्यादा अमीर हो गया। और कई देशों में इस चक्कर में माफिया वर्ग उभर के सामने आए जो आर्थिक गतिविधियों पर अपना नियंत्रण करने लगे थे। कहने का ये मतलब है, रूस और जो अन्य छोटी छोटी कंट्रीज़ जो आज़ाद हो गई थी उन सब की अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब थी। IMF और वर्ल्ड बैंक ने कहा कि शॉक थेरेपी अपना लो, थोड़ी देर के लिए पूंजीवाद अपना लो, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब तुम समाजवाद पे वापस आ जाना। लेकिन ये मॉडल पूरी तरह से फेल हो गया, उनकी अर्थव्यवस्था और ज़्यादा बिगड़ गई। देखो, ये वो देश हैं जो सोवियत संघ से आज़ाद हुए थे, ठीक है। अब क्या हुआ? अर्थव्यवस्था तो ऑलरेडी बिगड़ी हुई थी। अब इन्होंने जल्दी जल्दी अपना संविधान बनाया, हड़बड़ी में संविधान बनाया, राष्ट्रपति की व्यवस्था बनाई कि राष्ट्रपति होगा इसमें, एक राष्ट्रपति को सारी की सारी कार्यकारी शक्तियाँ दे दी उन्होंने। अब राष्ट्रपति ने क्या किया? राष्ट्रपति ने अपने आप को एक तानाशाह की तरह पेश किया, जैसे इसमें नाम दिया गया। तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने अपने कार्यकाल को 10 वर्ष के लिए और आगे बढ़ा लिया। तब क्या हुआ कि ये लोग अपने आप को लोकतांत्रिक पूंजीवादी देश बनाना चाहते थे, लेकिन ये धीरे धीरे तानाशाह बनते चले गए। सोवियत संघ का विघटन हो गया और विश्व में केवल एकमात्र शक्ति रह गई, वो थी अमेरिका। थैंक यू।